दुनिया से जीत जाओ जंग, तब मत कहना कि हम करमवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। वीर, शहीद, नारी सुरक्षा और पुलिस के दर्द को आज हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से। मैं हूँ सुषमा। आज के हमारे मेहमान न सिर्फ कवि हैं, बल्कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग में संचालक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं बीजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर श्री पवन जैन। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम दिल से में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, मैं आपसे विभाग से जुड़ी तो बहुत सी बातें करूंगी, लेकिन उसके पहले आपकी कविताओं से जुड़े और आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे गाना गुनगुनाना हो या कविता की 2-4 पंक्तियां पढ़नी हो, तो ये काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हमने आपकी एक अद्भुत प्रतिभा देखी है कि आपने लाल किले पर से भी अपनी कविताएं सुनाई हैं लोगों को। तो ये जो प्रतिभा है आपके अंदर, ये महज एक शौक है? जब मैं राजाखेड़ा, जो मेरा छोटा सा गांव है, तो आज से 40 साल से और पहले की बात होगी। वहाँ एक मेला लगता था, मेले में एक मुशायरा होता था और राहत इंदौरी जी हमारे गांव में आए थे और मैं तब स्कूल में पढ़ता था। बाल कवि के रूप में मुझे एक कविता पढ़ने का उसमें सौभाग्य मिला। तो मैंने एक कविता पढ़ी जो भी एक तुकांत कविता थी उस वक्त। तो बाद में मैंने राहत साहब से पूछा कि मैंने कैसा पढ़ा, तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है जी। और वो मेरे लिए एक बड़े शायर का पहला तोहफा था। उसके बाद मैं जब धौलपुर कॉलेज में गया तो वहाँ पे हर साल शरद मेले में कवि सम्मेलन होता था। देश के सारे बड़े कवि, काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी, नीरज जी, तमाम बड़े साहित्यकार, उस वक्त हरिओम पवार, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर, ये सब युवा कवि के रूप में आते थे और हम लोग देर रात तक 2 दौर कविता के होते थे और सुबह तक कवि सम्मेलन चलता था। जब लोग अपने बस स्टैंड पर जाने के लिए रवाना होते थे तब तक कवि सम्मेलन चलता था। तो मैंने पहली पंक्ति में वो कई साल तक वो कवि सम्मेलन सुने और मुझे लगा कि ये एक ऐसी विधा है जिसमें आप अपनी बात कह सकते हो। धीरे धीरे मुझ में भी कविता लिखने की एक लालसा जागी और जब मैंने कविता मंच पर पढ़ना शुरू की तो लोगों को पसंद आई और वो बात बनती गई, सिलसिले जुड़ते गए। मैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर कविता के लिए जाता रहा। तो मैं मानता हूँ कि कविता उसी शौक़ से आई जो मैंने कवि सम्मेलन सुने और बड़े कवियों को सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे लिखना चाहिए और धीरे धीरे मेरे अंदर वो कविता उस दौर से आ गई। मतलब अगर आप वो कवि सम्मेलन नहीं सुनते तो शायद आप कविता नहीं लिखते हैं। निश्चित रूप से मुझे लगा कि ये एक तरीका है। हमारे नीरज जी कहते थे कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो मैं मानता हूँ कि ये सौभाग्य नीरज जी जैसे कवियों को सुनने के बाद मुझ में है। सर, फिर जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी करी और फिर जो कविता लिखने का जो दौर है उसको आपने साथ में ही जारी रखा। यूपीएससी की तैयारी मैंने की तो मेरे सामने एक बड़ा धर्म संकट था। मैं मूलतः गांव से था। मेरी पढ़ाई आरंभिक शिक्षा राजाखेड़ा और धौलपुर में हुई। मैं जब जयपुर में गया एमएससी करने के लिए, उससे पहले मुझे कंपटीशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पता चला कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए उत्साहित किया कि आपको ये परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वो कहते थे कि 2 ही अधिकारी होते हैं, एक कलेक्टर एक एसपी। तो मुझे पता चला कि इसके माध्यम से आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, तो मैंने वो देने की ठानी। तो मेरे साथ एक दुविधा ये थी कि मूलतः मैं हिंदी भाषी था, देहात से था, मेरी अंग्रेजी पर उतनी पकड़ नहीं थी। तो मैं एमएससी फिजिक्स कर रहा था, तो फिजिक्स को तो मैं अंग्रेजी में लिख सकता था। दूसरा ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था और जनरल नॉलेज मैं हिंदी में पढ़ता था। तो मुझे लगा कि मैं फिजिक्स को क्यों नहीं हिंदी में लिखूं। तो मेरा हिंदी से एक नाता वो बना कि मैं हिंदुस्तान का पहला विद्यार्थी था जिसने विशुद्ध विज्ञान के विषय को, फिजिक्स के विषय को हिंदी माध्यम में लिखकर यूपीएससी में चयनित हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे तब हिंदी का एहसानमंद हूँ कि मैं आज जिस मुकाम पर भी हूँ उसमें हिंदी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और सर, जैसे आप अपनी कविताएं हैं इसमें जो आप लिखते हैं, हिंदी बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं, तो साथ में आपकी इन कविताओं का विषय क्या होता है? क्या रोचक विषय जिन पर आप कविताएं? देखिए, मूलतः मैं जो है वो मेरी सारी जो चीज़ें होती हैं, जो आसपास के जो मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, उस पर लिखता हूँ। मैं कविता सामयिक विषयों पर लिखता हूँ। मैं कविता वो उस पर लिखता हूँ जो मैं देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ। तो मेरी कविता मूलतः अगर कहें मेरे 40 साल की यात्रा में
और मेरे 33 साल की पुलिस जीवन में मेरी वो कविताएं सबसे अच्छी हैं जो मैंने बहुत करीब से महसूस की हैं। मैं पूरी दुनिया में, देश दुनिया में जब भी किसी मंच पर होता हूँ तो एक कामना के साथ, एक प्रार्थना के साथ कविता पढ़ता हूँ, हे भगवान, हे ईश्वर, तू कुछ और मत कर, इतना कर दे कि मेरे जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे दिन आएँ कि पुलिस वाले भी होली, दिवाली, ईद, वैशाखी अपने परिवार के साथ मनाएं। आपने उन लोगों के लिए भी, पुलिस महकमे के लिए भी बहुत कविताएं लिखी है और कई बार आपकी जो कविताएं देखी उनको मोटिवेट करने के लिए लिखी जाती। तो क्या कभी कोई ऐसी कविताएं भी लिखी है कि जिसमें आपने उन्हें अपने कविता के माध्यम से नसीहत देने की और कर्तव्यों को याद दिलाने की कोशिश की हो? ऐसी भी कोई कविता? मैंने कई बार उनको बात कही है। मैं हमेशा ये कहता था कि पुलिस में अगर आप आए हैं तो वर्दी को लोग सम्मान से देखें। तो मैंने इन चीज़ों पर हमेशा ये बात कही। जब हम लोग अमेरिका में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, तो वहाँ के पुलिस अधिकारी कहते हैं कि आई एम ऑलवेज विद यू, मैन इन ब्लू। जब हम इंग्लैंड में जाते हैं तो वहाँ के पुलिस वालों को देखकर बच्चे मुस्कुराते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, पुलिस वाले उनको टॉफ़ी देते हैं, वो थैंक यू अंकल कह के आगे बढ़ जाते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान में माताएं जब बच्चा रोता है, दूध नहीं पीता है, तो कहती हैं कि बेटा दूध पी लें, तो पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। तो उस दौर में मैं अपने साथियों से हमेशा कहता हूँ कि कांटे, पत्थर, नफ़रत, गाली, इनसे मेरी हस्ती है। कांटे, पत्थर, नफ़रत, गाली, इनसे मेरी हस्ती है। फूल, मोहब्बत, इज्जत, ताली, जाने कैसी बस्ती है। मैं पुलिस वालों से हमेशा ये कहता हूँ कि आप ऐसा कुछ करें कि लोग आपको इज्जत दें, आपको ताली दें। और जब ये कोरोना काल आया तो मुझे लगा कि मेरी पुलिस की नौकरी सार्थक हो गई। पिछले 70 साल में आज़ादी के बाद 35,000 पुलिस वालों ने कुर्बानी दी, लोगों का दिल नहीं पसीजा। लेकिन पहली बार मैंने देखा 1 महीने के कोरोना काल में कि लोग घरों में बैठे थे अपनी सुरक्षा और हिफाजत के लिए, और पुलिस वाले चौराहों पर खड़े थे उनकी हिफाजत के लिए। तब मैंने जो कविता लिखी, कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान। जी, तो इसीलिए सर हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत आपकी कविता से ही की। तो सर आपकी जो कविताएं आप लिखते हैं, आप किस कवि से आप सबसे ज़्यादा प्रेरित रहे और आप उनको अपना गुरु मानते हैं? देखिए, मैं सरगुजा में एसपी था। जी। उससे पहले मैंने मंचों पर कविताएं तो पढ़ी थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा मंच नहीं था। वहाँ एक दशहरे मैदान में एक बड़ा कवि सम्मेलन होता था, पूरी समाज आयोजित करती थी। देश के सब बड़े कवि वहाँ आए थे। अशोक चक्रधर, हरिओम पंवार, जैमिनी हरियाणवी, विजेंद्र अवस्थी, उस वक्त के जो बड़े नायक थे मंचों के, वो सारे लोग थे। कहीं से आयोजन समिति के लोगों को पता चला कि मैं भी कविता करता हूँ। उन्होंने अशोक जी को एक स्लिप भेज दी कि हमारे पुलिस अधीक्षक एक कविता पढ़ेंगे। मैंने वहाँ पर एक कविता पढ़ी, मैं समय हूँ। उसके बाद वो कविता अशोक जी को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझसे फिर कहा कि आप एक कविता और पढ़िए। तो मेरा समापन के लिए मुझे उस बड़े मंच पर दूसरे दौर में बुलाया गया, जो मेरे लिए एक बड़ा गौरव था। पहली बार बड़े मंच पर मैंने वो काव्य पाठ किया। अगले दिन वहाँ के अखबारों में लिखा कि हमारे पुलिस अधीक्षक की कविताएं भी राष्ट्रीय कवियों पर भारी पड़ी। कुछ दिनों बाद अशोक जी की एक बहुत ही सुंदर हस्ताक्षर से लिखी हुई चिट्ठी, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेखनी उनकी बहुत सुंदर है, भाषा उनकी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने लिखा कि आप पुलिस की सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें। आपकी कविताएं एक जागते हुए समाज को दिखाने वाली कविताएं हैं और पुलिस की छवि बदलने में आप बहुत कारगर हो सकते हैं। तो वो जो मेरे को चिट्ठी है वो मैंने अभी तक संभाल कर रखी है। वो मुझे प्रेरणा का काम किया। मैं उस दिन से उनको गुरु मानता हूँ। जब भी मैं कोई कविता लिखता हूँ, मैं उनको हमेशा, पहले तो मैं उनको कभी कभी टेलीफोन से सुनाता था, आजकल व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, और वो हमेशा बहुत त्वरित से उसको मुझे बताते हैं। और आज भी मैं मानता हूँ, मेरी पहली किताब आई उसकी भूमिका भी उन्होंने लिखी। और मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर काफ़ी कुछ जो मैंने व्यंग लिखा है उस पर बहुत कुछ प्रभाव मेरे गुरु अशोक चक्रधर जी का। और मैं उन्हें बहुत मानता हूँ कि जितनी ऊर्जा और जितना कौशल उनके पास है, वर्तमान में हमारे किसी कवि के पास। कई कविताओं के व्यंग लिखे और कई कविताएं आपने लिखी, तो क्या आपके कविता का कोई संग्रह भी आपने बनाया या कोई बुक? मेरी एक कविता संग्रह आई है 2006 में, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली से, मैं समय हूँ। और उसमें मेरी 36 कविताएं हैं। दूसरा काव्य और मेरे संस्मरणों का एक संग्रह है जो अभी प्रकाशन की प्रक्रिया में है, तो वो भी मेरे ख्याल से शीघ्र ही अभी आएगा। तो हम बहुत जल्द आपका कविता संग्रह मतलब देखेंगे। उसका कोई टाइटल सर? अभी चूँकि मैंने क्योंकि संस्मरणों के साथ रखना है,
तो मैं अभी उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, जी जी। इसलिए मैं अभी थोड़ा इंतज़ार कर। तो सर हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपके विभाग से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। ये जगह तो इतनी नेचुरल हरियाली के साथ है कि यहाँ आने का मन बार बार करता है। The whole ambience is good. It's a wonderful place. भोपाल के आसपास जगह इससे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च करें रिजॉर्ट्स नियर भोपाल तो नंबर 1 चॉइस पे आता है महुआ हाउस ही आता है आजकल तो। दाल बाफले एंड चूरमा लड्डू, इसमें मज़ा ही अलग है। और ये इतना प्यारा समाओ तो टेस्ट ऑलरेडी दुगना हो जाता है। इतनी अच्छी फॉरेस्ट की जगह मैंने तो नहीं देखी जिसने 65 ईयर्स ऑफ लाइफ। वंडरफुल प्लेस, एवरीथिंग वंडरफुल, नेचुरल सब कुछ है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है एंड लवली सराउंडिंग्स। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। गुड फूड, गुड प्लेस एंड गुड होस्ट्स। पहली बार आए हैं बट वेरी यूनिक प्लेस। पिकनिक स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है ऐसा लगता है यहीं आके रहो। अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है। बड़े दिनों बाद दाल बाटी चूरमा खाया राजस्थानी चूरमा इज स्पेशली वेरी टेस्टी। परफेक्ट प्लेस फॉर अ विंटर आफ्टरनून टू स्पेंड। खाने में मज़ा आया, खेल में मज़ा आया। पूल भी अच्छा लगा, बाकी जो ये नेचुरल इन लोगों ने डेवलप किया है ये भी काफ़ी अच्छा लगा। दिस प्लेस इज सुपर ऑसम, इट्स सुपर फन। टोल्ड ऑल माय फ्रेंड्स कम विजिट, हमेशा आइए यहाँ पे, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। जगह बहुत अच्छी है, मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। तो सर आप जैसे मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक हैं और आप जो स्पोर्ट्स है उसमें हमारी जो योजना चल रही थी पहले, एक माँ तुझे प्रणाम और माटी से तिलक, ये बड़ी ही पॉपुलर हुआ करती थी। जैसे कई लोग जुड़े हुए थे, कई छात्र हो या विद्यार्थी हो, इन लोगों ने देश की सरहदों तक गए हैं सरहदें देखने के लिए। तो ऐसी अभी कोई और योजनाएं चल रही जिससे आम जन भी जुड़े हों और बच्चे भी जुड़े? देखिए, माँ तुझे प्रणाम निश्चित रूप से बहुत ही सफल रही जी। और वो बीच में, चूँकि कई बार क्या होता है कि जब सरकार परिवर्तित होती है तो कुछ योजनाओं में परिवर्तित होता है, लेकिन वो योजना बंद नहीं हुई है। अभी कोरोना काल है तो उसमें हम लोग बहुत हिफाजत के साथ, मुझे कहने में बड़ा फ़ख्र और गर्व है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपने सारे खिलाड़ियों को अगस्त माह में वापस बुलाया और अपने खेल और अपनी एकेडमी, हमारी 19 एकेडमी है, हमने वो प्रारंभ की जब देश में अधिकांश जगह पे खेल प्रारंभ नहीं हुए थे। और विशेषकर मैं कहूँ कि ये जो माँ तुझे प्रणाम है, वैसी योजनाएं आगे भी रहेंगी। हमारी अभी पहले कोशिश ये है कि हम इस खेल की जो हमारी संरचनाएं हैं उनको हम और बेहतर बनाएं और गांव, गली, नुक्कड़, मोहल्ले, कस्बों तक खेल को ले जाएं। कोरोना काल ने हमें ये सिखाया भी है कि अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना है तो खेलों की तरफ दौड़ना होगा, और ये इस दौर की मजबूरी भी है और चाहत भी है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश ने अभी शूटिंग में हमारे 2 खिलाड़ियों ने ओलंपिक की कोटा मध्य प्रदेश के खाते से देश को दिलवाया है। हॉकी में हमारी 4 बालिकाएं देश की टीम के लिए खेल रही हैं। वाटर स्पोर्ट्स में भी हमें संभावनाएं लगती हैं। और कल की बात है कि मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने हमारे भोपाल के 3 सेंटर्स को एक्सीलेंस एकेडमी का दर्जा दिया है, जिसमें कि हमारी शूटिंग है, जिसमें हमारी रोइंग है और जिसमें हमारी हॉकी शामिल है। तो जैसे सर खेलो इंडिया जब से योजना शुरू हुई है तो उसके तहत हमारे मध्य प्रदेश में किन खेलों को आगे बढ़ाया गया है? खेलो इंडिया मुख्यतः उन खेलों के लिए जो ओलंपिक और एशियाड और कॉमनवेल्थ के गेम्स हैं, और उन्होंने उस योजना का बहुत विस्तार दिया है। मध्य प्रदेश में काफ़ी संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, उसमें दोनों तरह की हैं। वो संस्थागत संरचनाओं का निर्माण भी कर रहे हैं और जो जिलों में, कस्बों में छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए भी वो सहायता दे रहे हैं। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों में वो देखते हैं कि ये पदक जीत सकते हैं, उनको वो खेलो इंडिया के तहत 5 लाख प्रतिवर्ष एक खिलाड़ी को प्रदान करते हैं। उनकी पूरी ट्रेनिंग की सुविधाएं वो प्रदान करते हैं। और खेलो इंडिया का उद्देश्य ये भी है कि
2021 के टोक्यो के बाद जो भी और ओलंपिक हों, वहाँ 2028 तक हमारा लक्ष्य है कि भारत पहले 10 देशों में शामिल हो, जो पदक विजेता देश हों उनमें भारत शीर्ष देशों में शामिल हो, और खेलो इंडिया उसके लिए एक बड़ा काम कर रही है। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो भोपाल है, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का जो ट्रेनिंग है सबसे ज़्यादा हमारे बड़े तालाब और छोटे तालाब पर होता है, लेकिन ऐसे ही जो दूसरे हमारे जैसे ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, सागर हो गया, यहाँ भी तालाब है, तो यहाँ क्यों नहीं उनकी ट्रेनिंग्स होते और यहाँ क्यों नहीं कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं? देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो कुछ खेल हैं, स्पेशली सेलिंग है, सेलिंग में उनको एक स्पीड चाहिए होती है। हवा में अगर वो स्पीड नहीं होगी और उस तरह का पानी नहीं होगा तो वैसी सुविधाएं हिंदुस्तान में 2 ही 3 जगह, या तो भोपाल में या बम्बई में है। तो सेलिंग की चीज़ें हम तालाब में नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ें ये होती है कि उसकी जितनी साफ सफाई और जितना उसका ट्रैक चाहिए, जितनी लंबाई चाहिए, उतनी तालाबों में कहीं किलोमीटर 2 किलोमीटर की ज़्यादा अगर तो वो अवेलेबल नहीं होती। तो उस तरह की, लेकिन हमारे फीडर सेंटर दतिया में हैं जहाँ बैक वाटर है, भिंड में गोराताल में है, जबलपुर में, उज्जैन में, इंदौर में कुछ खेल संरचनाएं बन रही हैं जो स्विमिंग से रिलेटेड हैं, डाइविंग से रिलेटेड हैं। तो हमारे फीडर सेंटर के रूप में तो हैं, लेकिन चूंकि सारी फैसिलिटी एक साथ, जैसे अभी सेलोलम है जो हिंदुस्तान में केवल 2 ही जगह होती है, वो महेश्वर में है। तो हमने अपना सेंटर महेश्वर में बनाया है। तो भोपाल से इतर जहाँ भी ऐसी सुविधाएं हो सकती हैं वहाँ हम अपने सेंटर बनाए। आज भी हमारे जो सेलोलम सेंटर है महेश्वर, उसमें 12 बच्चे वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो ओलंपिक गेम है, और हमें उम्मीद है कि कुछ सालों बाद मध्य प्रदेश के खिलाड़ी सेलोलम में ओलंपिक में जाएंगे। और एक अच्छी खबर जो मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अभी 7 दिन पहले जयपुर में नेशनल इक्वेस्ट्रियन मीट हुई थी, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने 14 पदक जीते थे। उसके बाद दिल्ली में परसों वर्ल्ड ड्रेसाज चैंपियनशिप हुई, और उसमें हमारे एक जो छात्र है कही एकेडमी का, राजू सिंह, जिसके पिता वहाँ पे साइज हैं, उसने जो है वो वहाँ पे अवार्ड ही नहीं जीता है, गोल्ड मेडल के साथ बेस्ट राइडर का अवार्ड जीता है, और वो इंडिया टीम के लिए चयनित हुआ है। ऐसे ही इंदौर की एक बालिका है परिधि जोशी, जिन्होंने सीनियर कैटेगरी में गोल्ड जीता है, और एक हमारे भोलू परमार हैं, उन्होंने सिल्वर जीता है। तो कोरोना काल की हमारी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे लोगों ने नेशनल इवेंट में 14 पदक जीते हैं और वर्ल्ड ड्रेसाज में 2 गोल्ड और 1 रजत जीते हैं। और ये इसी कारण है कि हमने अगस्त में ही अपनी सारी एकेडमी का प्रारंभ कर दिया था, और पूरी कोविड काल की हिफाजत के साथ हमने खिलाड़ियों को एक तरह से बायो बबल में रखा और उनकी नियमित चेकिंग की, और एक तरह की इतने सारे प्रबंध किए कि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। भोपाल को हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि यहाँ पर अब हॉकी की नर्सरी नहीं कहा जाता है भोपाल को। क्या स्थिति है, कब तक हम ये सुन पाएंगे? देखिए निश्चित रूप से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भोपाल भारत के हॉकी का एक स्वर्णिम दौर था। इनामुर रहमान हो या फिर उसके बाद जलालुद्दीन समीर दाद हों जो ओलंपिक में खेले। आज़ादी के पहले जो हिंदुस्तान की टीम होती थी उसमें भोपाल के आधे खिलाड़ी होते थे, और ऐसबाग को मैं कहूँ कि वो नर्सरी थी हॉकी की। पिछले कुछ सालों में वो परंपरा टूटी है, लेकिन अभी हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि जो हमारा एक्सीलेंस ऑफ एकेडमी का जो सेंटर बनाया गया है उसमें हॉकी को उन्होंने भोपाल में शामिल किया है। और कल ही जो है वो भारत सरकार ने खेलो इंडिया के तहत हमारी जो गैप फंडिंग की है उसमें सर्वाधिक योगदान मध्य प्रदेश को देते हुए 19 करोड़ रुपए हमें दिए हैं। भोपाल में अभी हमारे पास ऐसबाग में और ध्यानचंद स्टेडियम में 2 टर्फ के स्टेडियम हैं। एक यहाँ पर साई का अपना टर्फ का स्टेडियम है, और खेल गांव में जो हम लोग बना रहे हैं उसमें 2 टर्फ के स्टेडियम आ रहे हैं। तो अकेले भोपाल में एस्ट्रो टर्फ जिसको हम कहते हैं नई तरह की तकनीकी के साथ हमारे पास 5 मैदान होंगे। पिछले कुछ सालों से हॉकी में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। भोपाल में हॉकी पीछे नहीं छूटेगी, ये मेरा दावा है, और भोपाल की हॉकी के स्वर्णिम दौर लौटे ये हम लोग चाहते हैं। इसलिए भोपाल में हम लोग नए मैदान भी बना रहे हैं। आशा करते हैं सर आपके प्रयासों से ज़रूर फिर से भोपाल को ये तमगा हासिल हो। पुलिस विभाग में आप इतने सालों से रहे हैं, तो ऐसा कोई वाक़या आप बताएं जिसमें आपको अवार्ड भी मिला हो और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी हो। 33 साल की पुलिस की सेवा में बहुत सारे अनुभव हैं, खट्टे मीठे समय, लेकिन 2 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा मानता हूं कि मेरी पूरी अगर सर्विस का मैं कहूँ निचोड़ है। मैं जब सरगुजा में था, चिरमिरी थाने में एक बार मैं इंस्पेक्शन के लिए गया, कोयला खदान का क्षेत्र है। तो एक महिला वहाँ आई जब मैं इंस्पेक्शन कर रहा था, उसने कहा कि मेरा पति घर नहीं आता है। उसने छत्तीसगढ़ी में बोला। तो मैंने कहा क्यों नहीं आता है? तो बोले कि वो साहूकार के डर से भाग जाता है। तो मैंने जो वहाँ टीआई थे छत्तीसगढ़ में, कि भाई क्यों भाग जाता है? तो उसने बताया, उस महिला ने, कि उसके पति ने एक साहूकार से 5,000 रुपये का कर्जा लिया था,
और 10 साल में वो 2.5 लाख का ब्याज दे चुका है और अभी भी साहूकार उससे 60,000 रुपये मांगता है। ये जब मैंने सुना तो मैंने फिर से दोबारा से पूछा कि 5,000 के बदले 2.5 लाख दे चुका है। तो उसने कहा हाँ। तो मैंने फिर वहाँ पत्रकारों से और SECL के प्रबंधन से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ सूदखोरी की समस्या बहुत ज़्यादा है। लोग मजबूरी में कर्जे लाते हैं और फिर उन पर औने पौने ब्याज लेते हैं लोग। 10 रुपये सैकड़ा, 20 रुपये सैकड़े की ब्याज होती है। एक बार आपने कर्ज लिया साहूकार से, आपकी ज़िंदगी गिरवी हो जाती है। आपकी पासबुक पे वो दस्तखत करा के रख लेते हैं, फिर बैंक से साहूकार का एजेंट पैसा लेने जाता है, आप लोगों को नहीं मिलती। तो मैंने जब पूरा अभियान चलाया तो 20,000 मजदूरों ने वहाँ बताया कि उनकी पासबुक उनके पास नहीं है। हमने वहाँ पे पूरा एक अभियान चलाया, साहूकारों के घर में हमने दबिश दी, 150 लोगों को गिरफ्तार किया, 175 केस दर्ज किए, 20 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों के पसीने की कमाई हमने साहूकारों की तिजोरी से आज़ाद कराई। उसके बाद वही अभियान मैंने सीहोर में और उज्जैन में चलाया। तो मुझे हुआ कि सूदखोरी की समस्या जो अंग्रेज़ों के समय से विद्यमान थी, आज भी हिंदुस्तान में है और उस पर प्रभावी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एक दूसरा वाक़या मुरैना का है जो डकैती के लिए माना जाता है। आमलीपुरा महुआ थाने के जंगलों में हमारा 3 दुर्दांत दस्युओं से मुकाबला हुआ। 22 घंटे तक गोलीबारी चली, सैकड़ों ग्रामीणों ने उसको मौके पर आकर देखा और 22 घंटे के बाद हमने उनमें से 3 डकैतों को में से 2 को मारने में और 1 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। विषम परिस्थितियों में लगातार बारिश हो रही थी और वो लोग बहुत मजबूत किलेबंदी में थे। हम लोगों ने धैर्य रखा और उनको 2 को हमने मार गिराया और उस पर इतने दुर्दांत थे कि पब्लिक ने भी 1 लाख का इनाम रखा था। उस दौर में जब पब्लिक किसी डाकू पर इनाम रखती थी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। तो ये मैं मानता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें हैं जो मेरे साथ ताउम्र मेरे साथ रहेंगी। जी, लेकिन जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पुलिस कमिश्नरी जो सिस्टम है वो अगर हमारे यहाँ लागू हो जाता है तो क्या फ़ायदा होगा आम जनता को? देखिए, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम आपको दोहरी प्रणाली से मुक्त करता है। जी। जो बड़े शहर होते हैं उसमें कानून व्यवस्था की स्थितियाँ निर्मित होती हैं, वहाँ पर आप इंतज़ार नहीं कर सकते। जो अधिकारी हो, जिसकी जिम्मेदारी हो, उसको अधिकार भी होने चाहिए। तो थाना प्रभारी ये वेट करे कि उसको भीड़ पर नियंत्रण करना है, कोई मजिस्ट्रेट आए, या जिनके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है, चाहे वो रेगुलेटरी पावर हो, चाहे वो लाइसेंसिंग के पावर हो, वो एक व्यक्ति में उसमें रहने चाहिए जिसको कि आपने जिम्मेदारी दे रखी, अधिकार भी उसके पास होने चाहिए। और इसके पीछे एक इतिहास है। जब अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने दुनिया की श्रेष्ठतम प्रणाली थी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, उसको लागू किया वहाँ जहाँ वो रहते थे, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे बम्बई हो, वहाँ तीनों जगह पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की, बाकी देश में लागू नहीं की। और आज हमारा ये कहिए कि हमें पिछड़ गए हम लोग। पूरे देश में आज 70 से ज़्यादा शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। 80% शहरी आबादी पुलिस कमिश्नर प्रणाली के रूप में आती है। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, सबसे साफ शहरों की बात करते हैं। इंदौर और भोपाल की स्वच्छता अधूरी रहेगी जब तक पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं आएगी। आप स्मार्ट सिटी नहीं कहला सकते जब तक आपके यहाँ स्मार्ट पुलिस नहीं होगी। और स्मार्ट पुलिस होने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस कमिश्नर हो, इंदौर में भी और भोपाल में। मैं सबसे अंत में आपसे आपकी जो ऐसी कविता जिसे आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। मेरी एक रचना है, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखूँगा कि मैंने अपने जीवन में उससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। इस देश में आतंकवाद कब मिटेगा या नक्सलवाद कब थमेगा, ये मेरा सिपाही नहीं जानता, लेकिन मादरे वतन पर कुर्बानी देना जानता है। हमला चाहे लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हो या आस्था के अक्षरधाम के मंदिर पर या मुंबई के दिल पर, कोई हेमंत करकरे, कोई तुकाराम ओमले, कोई कमलेश कुमारी, कोई जियाउल हक, कोई मोहनलाल शर्मा, कोई सरदार बलदेव सिंह आते हैं और लोकतंत्र के मंदिर पर सबसे पहले शीशदान करके जाते हैं। हम खाकी वालों की भी कोई अंतिम इच्छा होती है, उसे व्यक्त करने की मैंने कोशिश की है। आतंकवादियों की गोली से मारे गए वीर सिपाही के शरीर के पास से जब मैंने उसकी डायरी को उठाया तो उसके संस्मरणों में उसकी अंतिम इच्छा को मैंने इस तरह लिखे हुए पाया। मेरी लंबी सेवा में पुलिस थाने के अलावा ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नज़र नहीं आया जहां पूरे साल 24 घंटे मैंने कभी ताला लटका नहीं पाया। मेरी ज़िंदगी में कभी छुट्टी का संडे मंडे नहीं आया। चारों तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली तो मैंने भी मना ली दिवाली। रंग गुलाल उड़ाती निकली मस्तानों की टोली तो मेरी भी मन गई होली। पड़े न खलल चैन में, टूट न जाए ताले कहीं, मैंने बेचैन आँखों में नींद डुबोली। धूप सर्दी या बारिश न कर पाए मेरे जोश को ठंडा,
मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में दंड। बहुत खूब सर, आपकी कविता बहुत ही मार्मिक है और जो एक पूरी बात उन्होंने कह दी है पुलिस वालों की जो ज़िंदगी होती है कि किस तरीके से वो लोग अपना जीवन निछावर करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने दिल से अपनी बातें कही। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।